बच्चों, मैं श्रीमती कमलेश उपाध्याय आपके सम्मुख आज लेके आई हूँ अपठित पद्य और गद्य। अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश ये किसी कक्षा विशेष के लिए नहीं है, ये सभी कक्षा में उपयोगी है। इसी के द्वारा हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी विषय वस्तु को समझें और उसमें निहित ज्ञान को आत्मसात करें। तो मैं श्रीमती कमलेश उपाध्याय आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि अपठित से क्या अभिप्राय है। पाठ्यक्रम के दो भेद होते हैं, पाठ्यक्रम में दो प्रकार होते हैं, एक होता है पठित और एक होता है अपठित। जैसे बच्चों, आपने देखा है कि आपकी जो पुस्तक है, जो आपको स्कूल में पढ़ाई जाती है, जिसको आप पढ़ते हैं, वो होता है पठित, क्योंकि वो आपके पाठ्यक्रम में है, तो वो आप पढ़ते हैं, उसके बारे में आप सब कुछ जानते हैं। और एक होता है अपठित। यदि आप किसी अन्य कहानी की पुस्तक को पढ़ रहे हैं, समाचार पत्र को पढ़ रहे हैं, किसी अन्य विषय की पुस्तक जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है उसको आप पढ़ रहे हैं, तो वो सभी अपठित की श्रेणी में आते हैं। पठित अर्थात पाठ्य पुस्तक पर आधारित, अपठित अर्थात पाठ पुस्तक से मुक्त, बिना पढ़ा हुआ गद्यांश। गद्यांश का तात्पर्य तो आप जानते ही हैं, गद्यांश का अर्थ होता है गद्य का अंश। गद्य किसे कहते हैं? जिसमें लय नहीं होती, जिसमें रस छंद अलंकार नहीं होते, उसको हम कहते हैं गद्य। जिसको पढ़ा जाता है वो होता है गद्य, और जिसको गाया जाता है वो होता है पद्य। जिसमें रस छंद अलंकार होता है वो होता है पद्य। तो सबसे पहले जब हम अपनी पाठ्य पुस्तक को उठाते हैं तो हमें इस बात को देखना है कि गद्य के पाठ कौन से हैं और पद्य के पाठ कौन से हैं। पद्य को हम साधारण भाषा में कविता भी कहते हैं, और गद्य होता है जिसमें निबंध होते हैं, जिसमें कहानी होती है, जिसमें और अन्य प्रकार के नाटक और एकांकी होते हैं, उसको हम कहते हैं गद्य। तो बच्चों, आप तो इस बात को जानते हैं, कहानी पढ़ने में तो हमें बहुत आनंद आता है, और वो गद्य की एक विधा है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं अपठित के बारे में। अपठित गद्यांश वे होते हैं जिन्हें विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तकों में नहीं पढ़ते और उसको पढ़कर उनके बारे में पूछे गए प्रश्नों को बताते हैं। तो जब हम अपठित गद्यांश को करने लगते हैं तो सब उसमें ध्यान देने योग्य बातें कौन सी होती हैं। अपठित गद्यांश को हम इस प्रकार से हल करें कि हमें उसमें पूरे 5 में से 5 अंक प्राप्त हों। अपठित गद्यांश हमारे कोर्स में क्यों होता है? जिससे हम किसी भी विषय वस्तु को पढ़कर उसके बारे में समझ सकें और उसके बारे में पूछे गए प्रश्नों के सही सही उत्तर दे सकें। तो हम अपठित गद्यांश को किस प्रकार से करते हैं, उसकी सावधानियां क्या होना चाहिए और कैसे हम इसमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, और किस प्रकार से हम अपठित गद्यांश के द्वारा भाषाई कौशल को सीख सकते हैं। गद्यांश को समझने के लिए यह आवश्यक है कि आप उसका वाचन कम से कम 2 बार करें, अथवा जब तक उसका आशय पूरी तरह समझ में ना आ जाए उसे बार बार पढ़ते रहिए। और यही बात आपके कोर्स के हर विषय के बारे में होती है कि जिस विषय को आप पढ़ रहे हैं उसको जब तक आपको वो समझ में नहीं आए उसका बार बार आप अध्ययन कीजिए, बार बार उसका पठन कीजिए। बार बार पठन करने से हमें निश्चित रूप से उस विषय के बारे में समझ में आने लगता है। कहा भी गया है, करत करत अभ्यास से जड़मति सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। तो बच्चों, यहाँ पर ये बताया गया है कि जब हम बार बार अभ्यास करते हैं तो कठिन से कठिन विषय वस्तु के बारे में भी हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। जिस प्रकार से बार बार अभ्यास करने से हम सीख सकते हैं, क्योंकि रस्सी के आने जाने से शिला पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो जब हम किसी बात को पढ़ना चाहें तो उसे बार बार अध्ययन कीजिए, उसका चिंतन मनन कीजिए और स्वाध्याय से अधिक
अच्छा अध्ययन कुछ भी नहीं होता। तो आप अपने आप अध्ययन करेंगे तो आप इन बातों को सीख सकेंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे अपठित गद्यांश के बारे में, और उसका मुख्य बिंदु है गद्यांश को समझने के लिए यह आवश्यक है कि आप उसका वाचन कम से कम 2 बार करें, अथवा जब तक उसका आशय पूरी तरह समझ में न आए बार बार उसको वाचन करते रहें। दूसरी बात इसमें आती है, अपठित गद्यांश में 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न होता है शीर्षक। शीर्षक अर्थात जो पंक्तियां आपको दी गई हैं उसके बारे में आपने क्या समझा, उसको आप क्या शीर्षक देंगे। तो यहाँ पर हमें देना होता है उस गद्यांश का शीर्षक। अंश के भाव संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं और अपठित गद्यांश का सारांश पूछा जाता है। तो यहाँ पर बात आती है शीर्षक की और सारांश की। शीर्षक प्रस्तुत पंक्तियों को बार बार पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि जिस बारे में बार बार कहा जा रहा है वही उसका शीर्षक होगा। और सारांश क्या होता है? सार का अंश। सारांश अर्थात छोटा अंश। यदि हमने गद्यांश में 10 पंक्तियां पढ़ी हैं तो सारांश होता है 3 पंक्तियों का। सारांश कभी भी बड़ा नहीं लिखना चाहिए। बड़े सारांश लिखने पर आपके अंक काटे जा सकते हैं। सारांश हमेशा छोटा ही लिखा जाता है। सारांश अपठित अंश के विस्तृत भाव के सार को कम से कम विस्तार में प्रस्तुत करना ही सारांश कहलाता है। सारांश का आकार मूल अंश से बहुत छोटा होता है। सारांश कभी भी विस्तृत नहीं होता। शीर्षक किस प्रकार से दिया जाता है? तो शीर्षक के बारे में शीर्षक देने के लिए हम उसको सीख सकते हैं। गद्यांश का शीर्षक गद्यांश की पंक्तियों में निहित होता है। शीर्षक में संपूर्ण अवतरण का आशय समाहित रहता है। 1 या 2 शब्दों में सूक्ष्म अभिव्यक्ति को शीर्षक कहा जाता है। 1 या 2 शब्दों में दिया जाता है शीर्षक। यदि कोई गद्यांश है जिसमें सजावट के बारे में बताया जा रहा है तो हम दे सकते हैं वहां पर उसका शीर्षक सजावट। यदि हम किसी गद्यांश में होली के बारे में देख रहे हैं कि होली का त्योहार रंगों का त्योहार है और वो किस प्रकार से मनाया जाता है उसके बारे में दिया है, तो होली का त्योहार, ये हम शीर्षक उसमें दे सकते हैं। शीर्षक के बारे में बताते समय मैं आपको बताना चाहूंगी कि बच्चों, आपने फिल्में देखी हैं और फिल्मों का शीर्षक होता है। बहुत सारी फिल्मों को आपने देखा है, तो शीर्षक देखने के बाद आपको ये पता लग जाता है कि उस फिल्म में किसके बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं भाव संबंधी प्रश्नों की। भाव संबंधी प्रश्नों के उत्तर में अंश की वही बात दी जानी चाहिए जो पूछी गई है। भाषा सरल और सुस्पष्ट होनी चाहिए। भाषा में ज्यादा घुमाव नहीं होना चाहिए। भाषा को एकदम सुस्पष्ट तरीके से लिखना चाहिए। अपठित गद्यांश क्रमांक 1 यहाँ पर दिया गया है। अपठित गद्यांश को आप ध्यान से पढ़िए। तब तक मैं आपको बताती हूँ कि अपठित गद्यांश को करते समय कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपठित गद्यांश को हल करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। मूल अवतरण को बड़ी एकाग्रता से पूरा पढ़ लेना चाहिए। 3-4 बार पढ़ने के से उसका भाव स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। मूल भाव से शीर्षक का पता चल जाता है कि गद्यांश किस विषय पर लिखा गया है और उसे अलग से लिख लेना चाहिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी उसी गद्यांश में निहित होते हैं। उसे पढ़कर अपनी भाषा में उत्तर देना चाहिए। गद्यांश का 1/3 सारांश देना चाहिए। संक्षेप में सभी मुख्य बातें आ जाएं। लिखते समय वर्तनी की शुद्धता पर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक है। शीर्षक सरल, संक्षिप्त और सार गर्भित होना चाहिए। तो ये बातें हैं अपठित गद्यांश को हल करते समय विशेष रूप से जानने की। अब हम बात करते हैं प्रस्तुत अपठित गद्यांश को।
संस्कार ही शिक्षा है। शिक्षा मानव को मानव बनाती है। आज के भौतिकवादी युग में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सुख पाना रह गया है। अंग्रेजों ने इस देश में अपना साधना व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए ऐसी शिक्षा को उपयुक्त समझा, किंतु यह विचारधारा हमारी मान्यता के विपरीत है। आज की शिक्षा प्रणाली एकांकी है, उसमें व्यावहारिकता का अभाव और काम के प्रति निष्ठा नहीं है। प्राचीन शिक्षा प्रणाली में आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन की प्रधानता थी। यह शिक्षा केवल नौकरी के लिए ही नहीं, जीवन को सही दिशा प्रदान करने के लिए भी थी। अतः आज के परिवेश में यह आवश्यक हो गया है कि इन दोनों को दूर किया जाए, अन्यथा यह दोष हमारे सामाजिक जीवन को निगल जाएगा। ये हमारा अपठित गद्यांश। अब मैं वापस आपको अपठित गद्यांश के प्रारंभ में लेके आती हूँ, जहां से हमें इसके प्रश्न का एक प्रश्न जिसमें हमें देना है शीर्षक, उसके बारे में बताना चाहूंगी। संस्कार ही शिक्षा है। शिक्षा मानव को मानव बनाती है। इसके बाद शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, शिक्षा को उपयुक्त समझा। देख रहे हैं ना आप इसमें कि मुख्य रूप से बार बार शिक्षा शब्द को ही प्रयोग किया है। तो हम इसका शीर्षक किस प्रकार से बनाएंगे? गद्यांश का उचित शीर्षक होगा शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का महत्व, है ना, हमारे जीवन में शिक्षा का स्थान। इस प्रकार से हम इसके विभिन्न प्रकार के सटीक शीर्षक बना सकते हैं। शिक्षा भी इसका शीर्षक बन सकती है। प्रश्न क्रमांक 2 हमारा है, भौतिकवादी युग से क्या तात्पर्य है? इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम पुनः अपठित गद्यांश पर जाते हैं और हमको बताना है कि भौतिकतावादी युग से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर आप देखते हैं, आज के भौतिकवादी युग में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सुख पाना रह गया है। और इस प्रकार से यहाँ से हम ढूंढकर इस प्रश्न के उत्तर को लिखने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर हम किस प्रकार से लिखते हैं? भौतिकवादी युग से अभिप्राय ऐसे समय से है जिसमें व्यक्ति भौतिक सुखों को महत्व देता है। गद्यांश का सारांश हम किस प्रकार से लिखते हैं? देखिए, शिक्षा मानस का संस्कार है जो हमें व्यावहारिकता, श्रम करना सिखाती है तथा आध्यात्मिक बनाती है। प्राचीन काल में शिक्षा का रूप था जीवन को सही दिशा प्रदान करना, परंतु आज की शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य सुख पाना रह गया है। श्रम के प्रति निष्ठा और व्यावहारिकता नहीं रह गई है। अतः शिक्षा के इन दोषों को दूर करना चाहिए। अपठित गद्यांश क्रमांक 2। यहाँ पर हम दूसरे गद्यांश के द्वारा अपने अभ्यास को और अधिक सबल करते हैं। मैं श्रीमती कमलेश उपाध्याय आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ अपठित गद्यांश। अपठित जो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, बाहर से दिया गया है, उसको यहाँ पर समझाया जा रहा है। राष्ट्र की उन्नति पर ही व्यक्ति की उन्नति निर्भर है। यदि किसी के घोर संकुचित स्वार्थपूर्ण कामों के कारण राष्ट्रीय हित को क्षति पहुंचती हो अथवा राष्ट्र की निंदा होती हो, तो ऐसे कुपुत्र का जन्म लेना निरर्थक है। राष्ट्रभक्त के लिए राष्ट्र का तिनका तिनका मूल्यवान है। उसे राष्ट्र का कण कण परम प्रिय है। वह अपने गांव, नदी, पर्वत तथा मैदान को देख आनंद विभोर हो उठता है। जिसका मन, वाणी और शरीर सदा राष्ट्रहित के कामों में तत्पर है, जिसे अपने पूर्वजों पर गर्व है,
जिसको अपनी संस्कृति पर आशा है तथा जो अपने देशवासियों को अपना समझता है, वही सच्चा राष्ट्रभक्त है। ये अपठित गद्यांश हमें दिया गया है। इसको जब हम हल करते हैं तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्य खंड का उचित शीर्षक लिखिए। और जब हम इस गद्य खंड को पढ़ते हैं तो हमारे मानस में एक ही शीर्षक प्रस्फुटित होता है और वो है सच्चा राष्ट्रभक्त कौन। इसके अलावा राष्ट्रभक्ति, सच्ची राष्ट्रभक्ति, इस प्रकार के शीर्षक भी हम इसके दे सकते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, राष्ट्र की उन्नति किस पर निर्भर है। गद्यांश से इस प्रश्न का उत्तर हम निकालते हैं और इस प्रकार से लिखते हैं, राष्ट्र की उन्नति पर ही व्यक्ति की उन्नति निर्भर है। अपठित गद्यांश क्रमांक 2 का तीसरा प्रश्न है, इस गद्यांश का सारांश लगभग 30 शब्दों में लिखिए। तो सारांश हम इस प्रकार से लिखते हैं, एक राष्ट्रभक्त अपने राष्ट्र के तृण तृण का आदर करता है। वह राष्ट्र की एक एक वस्तु, नदी, पर्वत, मैदान को देख आनंदित होता है। राष्ट्रभक्त अपने पूर्वजों, अपनी संस्कृति पर गर्व करता है और देशवासियों को अपना समझता है। अपठित पद्यांश हल करते समय निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, अभी हमने आपको बताया अपठित गद्यांश, इसी प्रकार से अपठित पद्यांश भी हमारे पाठ्यक्रम में आता है। उसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि गद्य जिसमें रस छंद अलंकार नहीं होते और पद्य होता है जिसमें रस छंद अलंकार होते हैं, जिसको गाया जा सकता है, उसको हम कहते हैं पद्य। तो हम यहाँ पर बात करेंगे अपठित पद्यांश। अपठित पद्यांश अर्थात कविता जो हमारे कोर्स में नहीं है, उसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है बच्चों कि यह अपठित गद्यांश और पद्यांश हमारी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आते हैं। और जो नवीन शिक्षा प्रणाली है उसमें गद्यांश और पद्यांश का बहुत अधिक महत्व है। अपठित गद्यांश और पद्यांश के अध्ययन के द्वारा हम यह सीखते हैं कि किस प्रकार दी गई विषय वस्तु से हम प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्नों को हम तभी हल कर पाते हैं जब हम उस विषय वस्तु का पूरा अध्ययन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अपठित पद्यांश के बारे में। पद्यांश अर्थात कविता जो आपके कोर्स में नहीं है, आपके पाठ्यक्रम में नहीं है और आपको दी जा रही है, उसको आपको हल करके देखना है कि आपके पाठ्यक्रम से बाहर की कविता को आप कितना समझ पाते हैं। यहाँ पर हमारी भाषाई समझ क्या बनती है उसका अनुमान हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है अपठित पद्यांश के शीर्षक की। शीर्षक पद्यांश की पंक्तियों में निहित होते हैं, अतः उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके मूल भाव से शीर्षक का पता चल जाता है। इस प्रकार से हम पद्यांश का शीर्षक निकाल सकते हैं। भाव संबंधी प्रश्न प्रश्न से ही पूछे जाते हैं, अतः पद्यांश के अंश से ही उत्तर देना चाहिए। भाव संबंधी प्रश्न अधिकांशतः पद्यांश से ही पूछे जाते हैं। भाषा सरल और सुस्पष्ट होना चाहिए। और प्रश्नों के उत्तर तो बच्चों आप तभी दे पाओगे जब आपने उस पद्यांश के बारे में पढ़ा हो। यदि पद्यांश को आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर मैं उदाहरण के तौर पर आपको एक अपठित पद्यांश की प्रैक्टिस कराती हूँ कि अपठित पद्यांश हम कैसे पढ़ते हैं। एक अपठित पद्यांश हम आपके सम्मुख वाचन कर रहे हैं। तुम हो धरती के पुत्र, न हिम्मत हारो, श्रम की पूंजी से अपना काज संवारो, श्रम की सीपी में ही
वैभव पलता है, तब स्वाभिमान का दीप स्वयं ही जलता है। मिट जाता है दैन्य स्वयं क्षण में, छा जाती है नव दीप्ति धरा के कण में। जागो जागो श्रम से नाता तुम जोड़ो, पथ चुनो काम का आलस भाव तुम छोड़ो। तो यहाँ पर अपठित पद्यांश को हम आपके सम्मुख एक बार पुनः वाचन करते हैं, जिससे सुनने के बाद आपको पता लगेगा कि इसमें किसके बारे में दिया गया है। देखिए, ये आप ही के बारे में है। तुम हो धरती के पुत्र, न हिम्मत हारो। धरती का पुत्र किसको बोलते हैं? किसान को। श्रम की पूंजी से अपना काज संवारो, श्रम की सीपी में ही वैभव पलता है, तब स्वाभिमान का दीप स्वयं ही जलता है। मिट जाता है दैन्य स्वयं क्षण में, छा जाती है नव दीप्ति धरा के कण में। जागो जागो श्रम से नाता तुम जोड़ो, पथ चुनो काम का आलस भाव तुम छोड़ो। प्रस्तुत पद्यांश का भाव स्पष्ट करना है। प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक आपको लिखना है। कवि ने किस पूंजी से अपने बिगड़े कार्य संवारने की बात कही है? कवि ने किस भाव को त्यागने की बात कही है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम बताएंगे प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ क्या है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से सृष्टि में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भी निरंतर परिवर्तन होता है। अतः व्यक्ति को जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। सदैव स्वाभिमान के साथ परिश्रम करते हुए उद्यम के मार्ग को ही अपनाना चाहिए। वास्तव में उद्यम ही सुख की निधि है। श्रम वैभव का प्रवेश द्वार है। इसी के कारण स्वाभिमान की भावना जागृत होती है तथा निर्धनता समाप्त हो जाती है। मानव को प्रमाद त्याग कर श्रम करना चाहिए। इस प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक होगा श्रम की महत्ता। कवि ने परिश्रम की पूंजी से अपने बिगड़े कार्य संवारने की बात कही है। कवि ने आलस्य भाव को त्यागने की बात कही है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से हम अपठित पद्यांश को हल कर सकते हैं। अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश के बारे में पढ़ने के बाद में आपने यह जाना कि हमारे पाठ्यक्रम से बाहर का यदि कोई खंड हमें दिया जाता है तो हमें उसको कैसे समझना है और किस प्रकार से उसको हल करना है। तो बच्चों, अपठित पढ़ने के बाद में सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप अपने पाठ्यक्रम से बाहर की विषय वस्तु को पढ़ने में सक्षम हो जाते हैं और पाठ्यक्रम से बाहर की विषय वस्तु को आप समझ लेते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे आप भाषा कौशल की ओर अग्रसर होते हैं। भाषा के सभी कौशलों को सीख जाते हैं और उससे अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार पाठ्यक्रम से बाहर की विषय वस्तु को पढ़ते रहिए और अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश के रूप में उसे समझते रहिए। तो अपठित का अर्थ आप समझ गए होंगे और इस प्रश्न को हल करने के लिए आप पूरी तरह से सक्षम हो गए होंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपको आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करती हूँ। धन्यवाद।